हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पीवाई क्यूज वाली अपनी श्रृंखला कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। तो क्यों देख रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका कारण मैंने आपको बताया है। इसके मैं दो कारण मानता हूँ महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण कॉमन है, जो कि आप सभी को पता होगा कि हमें इसका सॉल्यूशन पता चल जाए कि जो भी एग्जाम हुए हैं उसका हमें सॉल्यूशन पता चल जाए, उसके आंसर की पता चल जाए, जिससे कि जो आने वाले वर्ष में जो भी परीक्षाएं होगी, जो भी हमारे एग्जाम होगी, उसमें हमें मदद मिल सके। दूसरा जो मेन कारण है वो मैं समझता हूँ, वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो क्यों करने चाहिए, क्यों, ये भी मैं आपको बताता रहता हूँ बीच में। आपके जो 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 4 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक के कारण गलत हो जाते हैं। सिली मिस्टेक के कारण, वो सिली मिस्टेक आप ना करें मेन एग्जाम में, इसके लिए भी पीवाई क्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम आज पीवाई क्यू करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं, वो होगा हमारी आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का। ठीक है, आरएएस 2018 का प्रीलिम्स का पेपर होगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आरएएस 2023 का एग्जाम बिल्कुल पास में है, बिल्कुल आपके सर पे बैठ चुका है और आने वाला है। इसीलिए हम 2018 का आरएएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये पेपर केवल आरएएस के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जितनी भी आपकी फ्यूचर में जो भी वैकेंसीज आएगी, जो भी एग्जाम आएगी, या जितनी भी भर्तियां आपकी आने वाली है, भर्तियां और उनके पेपर होने वाले हैं, उन सभी पेपर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसे सीखने को मिलेगी आपको कि आप 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर ले जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन का खेल होता है बस, या तो आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो आप इस तरह की जो चीजें होती है, लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सत्य पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, सत्य नहीं है, क्या लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और अंडरलाइन जरूर करिएगा इन शब्दों को, जिससे कि हाईलाइट कर देना, कि जिससे कि आपको पता चले कि पूछा क्या गया है, आप भूल ना जाए। क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग, जैसे यहाँ पर अगर ये भी आ जाता ना कि कौन सा कथन है सत्य, या फिर यहाँ पर यह आ जाता कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हम जल्दबाजी में उसको क्या पढ़ते कि इसमें पूछा ही कौन सा कथन सत्य है, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में नागपुर सत्र हुआ था, के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार के ऊपर किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर दोनों ही नहीं है, या फिर दोनों है। ठीक है, तो इसमें पूछा है तो आपका आंसर आएगा इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब या तो डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अब इनडायरेक्ट रूप से इसमें कैसे पूछ सकता है, इनडायरेक्ट रूप से एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप भी इस तरह बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप स्मार्ट स्टडी की ओर अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके, स्मार्ट स्टडी कर सके, और आप एक एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू जान सके कि कितने तरीके से घुमा फिरा कर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे ये आप, हम लोग पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ए। तो इसी के आधार पर क्या पूछेगा, क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन के तहत भाषाई आधार पर समितियों के गठन को मंजूरी दी थी। ठीक है, इस तरह इस टाइप में कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है वो। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, कुछ भी दे देगा। जैसे इसमें एक तो आपको यही देगा जो आपका आंसर होगा नागपुर सत्र,
ठीक है। दूसरा आपको दे देगा लखनऊ, लखनऊ सत्र। तीसरा मुंबई, या फिर चौथा कुछ भी और दे देगा, नागपुर 1920, 1916, इस तरह डेट भी दे देगा, या फिर आपको डायरेक्ट डेट देख के पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे। अब आप बोलोगे कि सर कि ये क्वेश्चन तो PYQs में आया ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं कभी, तो आप लोग गलत हो, आपने अच्छे से PYQs नहीं किए। बिल्कुल ये क्वेश्चन डिटो जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो उसको, जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसको क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया। तो ये यहीं से आया है क्वेश्चन, आपको बस प्रत्येक शब्द को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसका क्वेश्चन फॉर्मेट दे दिया, आगे किसी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 या 4 क्वेश्चन को मिला के कोई स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल सकता है आने वाली 2023 की परीक्षा में या अन्य किसी परीक्षाओं में। ठीक है, तो अब दूसरे स्टेटमेंट से, इससे भी इनडायरेक्ट क्या क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस ने किस वर्ष भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1920, 1916, 1948, 1945। ठीक है, अब बताइए आप लोग क्या होगा। ठीक है, इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ आप लोग अच्छे से कीजिए। ठीक है, अब आप पे ये आप शिकायत नहीं कर सकते कि सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था PYQs में आप सब कुछ पढ़ते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, बाहर से नहीं बनाता। और डायरेक्ट रूप से डिटो ये भी पूछ सकता है, सेम टू सेम ये 2 स्टेटमेंट देके 1 से 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ बहुत सारे क्वेश्चन और आगे भी दिखाता रहूँगा, तो इसमें दोनों कथन सही है। अब कांग्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के वॉइसरॉय, पहले तो ये याद रखना, भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक। ठीक है, इनके कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। और कौन से स्थान पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। जिसके संस्थापक कौन थे? ब्रिटिश सरकार के महासचिव या जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम मुख्यतः सामान्यतः A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी, VC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, VC बनर्जी। ठीक है, इस 4 से 5 लाइनों में आपके 6-7 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन क्या यहाँ से क्या मिला? भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे उस समय, इनका कार्यकाल 1884 से 1888 के बीच में। दूसरा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। किस स्थान पर हुई थी? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? और जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब जी इनके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन यहाँ से इनडायरेक्ट हो गए? 6 क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से यहाँ से बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस की स्थापना की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। या फिर कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885, 27 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1886, 28 दिसंबर 1884, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। अब जो दिसंबर में हुआ था नागपुर का अधिवेशन 1920 में हुआ था, उसे नागपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है और ये इसका कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचारी ने की थी। नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का जो बात थी वो अपनी बात रखी थी, उसकी मांग को या फिर उसको स्वीकार किया था कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करना चाहिए। और इसी अधिवेशन में
चित्तरंजन दास जी जो थे उनके द्वारा असहयोग आंदोलन उस समय प्रारंभ हुआ था, इसका प्रस्ताव भी रखा गया था। तो नागपुर अधिवेशन के बारे में भी 4-5 बातें हमें पता चल गई। क्या 1920 में हुआ था, दिसंबर 1920 में 35वां सम्मेलन था कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी जी ने की थी। और पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई। और उसके अलावा चित्तरंजन दास जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एकेधर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। और आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए और प्रशासनिक सुधार के अनुसार होना चाहिए। यानी भाषा के आधार पर एक प्रांत का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा वहां पर देखनी चाहिए। 1948 में एसके-धर की अध्यक्षता में हुई थी, ये याद रखना। ठीक है, हमने अभी एक क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन से मैंने कम से कम 15 क्वेश्चन बना दिए, एक क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, अब बताइए कि एग्जामिनर यहाँ से बाहर कैसे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन बनाने के लिए, और हर तरह से हम क्वेश्चन को खोलने का प्रयास करेंगे जिससे आपका दिमाग विकसित हो। उसके अलावा हम क्वेश्चन किस तरह से देखें, वहां पे एग्जाम में हमें प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें वो भी हम साथ ही साथ देख रहे हैं। क्वेश्चन को किस प्रकार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक एक शब्द आप लोग अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? 16 सिक्के प्राप्त हुए। ये होते हैं निहायती फैक्ट के क्वेश्चन। अगर आप हिस्ट्री के ज्ञाता हैं, आपने ये पढ़ रखा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन कीजिए। अगर आप किसी और बैकग्राउंड के हैं या फिर आपने इतिहास इतना गहराई से नहीं पढ़ा है, आपको ये क्वेश्चन नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप इसको स्किप करेंगे, आप इस क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास करेंगे और इसके ऊपर अपना टाइम खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आता है तो इसको जरूर सोल्व कीजिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपके नेगेटिव मार्किंग जुड़ी हुई है। और आरपीएससी ने अब रूल चेंज किया है, तो आरएस के एग्जाम में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ई भी मिलेगा। तो अगर आपको नहीं आता तो अब आप स्किप भी नहीं कर सकते, स्किप करेंगे तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। अब आपको ऑप्शन स्किप की जगह ऑप्शन ई भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ई के गोले को भरना पड़ेगा नीले पेन से, वो भी। तो अब तो स्किप भी नहीं कर सकते, आपको स्किप की जगह ई भरना पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अब आपको आना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको आना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो हमें देखने को मिलते हैं, अगर बाद में रिपीट होते हैं तो आपके डायरेक्ट सीधा का सीधा 1% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही पता चलेगा। इसका आंसर बैराठ विराटनगर जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित लोह युगीन सभ्यता स्थल है, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1936 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने एक और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने? यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल की खोज की थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं तो। इसका सर्वेक्षण उत्खनन कैलाश दीक्षित तथा नील रतन बनर्जी के द्वारा किया गया। बैराठ के उत्खनन में बौद्ध विहार के चौथे कमरे में मिट्टी के भांड से बंधी 8 चांदी की पंचमारक एवं 28 इंडो ग्रीक एवं यूनानी मुद्राएं मिली है। इन सिक्कों में 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के भी है। इससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र यूनानी शासकों के अधीन था। बैक्टीरिया के ग्रीक, यूनानी, यवन भारत के पहले विदेशी आक्रांता थे, जिसमें मिनेंडर 160 से 120 ईसा पूर्व सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक थे। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बैराठ की जो खोज है वो किसने की? दयाराम साहनी। ठीक है, कैलाश दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी उत्खनन करता थे, सर्वेक्षण एवं उत्खनन, ठीक है, इन्होंने किया था, खोज की थी। दयाराम साहनी जी ने 1936 में इसकी खोज की। और क्या बनेगा?
ये क्वेश्चन पूछा है ना, निम्नलिखित में किस स्थल से शासक महेंद्र के 16 सिक्के प्राप्त हुए। यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा कि निम्नलिखित में किस स्थल से 28 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है, 28 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है, या फिर 8 चांदी के पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इतना ही बदलेगा और आंसर आपका बैराट ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और मिलेंगे। एक एक शब्द आपको लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए प्री वाई क्यू सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जिनके कोई 2 या 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं और 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े होते। तो वो क्या करते हैं कि पी वाई क्यूज करेंगे, वहां से उन्होंने ऐसा मान के चलिए कि 10 साल हो गए उन्होंने पी वाई क्यूज किए, वहां से उनको 100 क्वेश्चन मिल गए, 100 क्वेश्चन मिल गए। 100 क्वेश्चन तैयार करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर उन 100 क्वेश्चन में आपको अगर 3 क्वेश्चन भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मिलते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो जिनके की 1-2 सब्जेक्ट छूटे हुए होते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता या फिर उनको याद करने में दिक्कत होती है, अनेक कारण होते हैं, भला भला करके जो भी कारण हो उनकी वजह से। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि वहां पर क्या फैक्ट पूछ ले ये पता नहीं होता, तो हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग आपकी इससे जरूर हो जाएगी और कुछ पता नहीं। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। ये देखिए ये है, इसके ऊपर आपको अंडरलाइन करना है। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है हमारी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट ये देख लेते हैं निम्नलिखित कौन गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, नहीं को हम देखते ही नहीं है। ठीक है, तो नाग भट्ट सेकंड, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल और बृहत्तर भट्ट प्रथम। तो इसमें आएगा आपका बृहत्तर भट्ट प्रथम। ये आपके गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इसी से है। अब नाग भट्ट सेकंड कौन है? नाग भट्ट द्वितीय, इसका शासनकाल 795 से 833 ईस्वी है। भीनमाल, जालोर और अवंती उज्जैन के प्रतिहार शासक वत्सराज 783 से 795 का पुत्र था, जिसने कन्नौज के शासक चक्रायुध को परास्त कर कन्नौज राज्य को अपनी राजधानी बनाया था। और इस प्रकार क्या हुआ था, कन्नौज शाखा का आरंभ हुआ था नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में ही माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा है कन्नौज शाखा, उसका आरंभ किसने किया था? नागभट्ट सेकंड ने ही किया था, कन्नौज पर अधिकार करके चक्रायुध को हराकर। ठीक है, और ये वत्सराज का पुत्र था। इसका शासनकाल 795 से 833 ईस्वी माना जाता है, भीनमाल जालोर में। अब अगला है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 908 ईस्वी कन्नौज के प्रतिहार शासक मिहिर भोज और उनकी पत्नी का नाम क्या है? चंद्र भट्टारिका का पुत्र था। महेंद्रपाल प्रथम रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज, निर्भय नरेंद्र, महेंद्रायुध, रघुकुल तिलक, महाराष्ट्र चूड़ामणि और रघु ग्रामणी आदि नामों से भी पुकारा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा डायरेक्ट, निम्नलिखित में ऑप्शन आपके 4 यही ऑप्शन है, उसी में आपको नया क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। निम्नलिखित में किस शासक को रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि प्राप्त थी? आपके 4 ऑप्शन यही है, तो आपके क्या आएगा? महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, अब ये उपाधि मैंने तो एक लिखी है रघुकुल चूड़ामणि, इसकी जगह कोई भी दे सकते हैं, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महेंद्रायुध, रघुकुल तिलक, महाराष्ट्र चूड़ामणि, रघु ग्रामणी, इनमें से कोई भी उपाधि देके आपको क्वेश्चन पूछेगा। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वास, विदोसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव और भुवन कोश और हर विलास इत्यादि ग्रंथों के रचयिता राजशेखर ने इनके दरबारी साहित्यकार एवं गुरु थे। और अब और क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऑप्शन आपके यही है, निम्नलिखित में राजशेखर किस शासक के दरबारी साहित्यकार
और गुरु थे। ऑप्शन चारों यही रहे हैं। या इसके अलावा आपको वो ये दे देगा कि क्वेश्चन और क्या बन सकता है, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, किसकी रचना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा राजशेखर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बना के, कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकता है एग्जामिनर। तो आप सब कुछ याद रखना, जो भी इसका आंसर सॉल्यूशन है वो आप लोग याद रखना। और जब आपका आरएएस का एग्जाम होगा तो उसमें दिखाऊंगा। आरएएस का छोड़ो, कोई भी एग्जाम होगा भर्ती परीक्षा में, जो मैंने पीवाईक्यूज अभी तक करवाए हैं ना, उनमें से मैं आपको जरूर क्वेश्चन दिखा दूंगा। आरएएस का मैं भले ही करवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम तो सारे एक ही संस्था करवाती है ना, ठीक है, अलग अलग। या फिर ये मान के चलो कि जो भी क्वेश्चन होता है वो कहाँ से उठाएंगे, इन्हें एक दूसरे से उठाते हैं क्वेश्चन। एक संस्था जितने भी एग्जाम करवाती है उनके एग्जामिनर लगभग सेम ही होती है, वो वहीं से सवाल बनाते हैं। अब है देवपाल, कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल 948 से 949 का समय एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसमें देवपाल परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर के विरुद्ध से विभूषित है। अब डायरेक्ट पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्नलिखित में परम भट्टारक की उपाधि किस शासक की है, किस शासक की है। हैंडराइटिंग मैं ज़्यादा अच्छी नहीं लिख रहा यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा अच्छी मैं हैंडराइटिंग लिखूँगा तो उसमें टाइम लगेगा और मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोग समझ जाना। अगर अच्छी लिखनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल ऐसे लिख दूंगा। देख लो, ऐसे भी लिख सकता हूँ। निम्नलिखित, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। फिर वही है, इसमें टाइम लगेगा। निम्नलिखित में परम, अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख दूंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज में। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें आपका एक ऑप्शन मिलेगा देवपाल, तो वही आपका आंसर रहेगा। अब है अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। नैमित्तिक का मतलब क्या होता है, राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए और मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो राजकीय ज्योतिष को नैमित्तिक बोला जाता था। कब बोला जाता था, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में, ठीक है। और मैंने एक वीडियो ली थी कि इतिहास में किस तरह से पीवाईक्यूज पूछे गए, किस तरह से इतिहास का ट्रेंड है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी प्राचीन और मध्यकालीन भारत और राजस्थान है उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टर्मिनोलॉजी कहीं पे नहीं मिल रही है, या फिर आप सोचते हो कि यार इतनी ज्यादा टर्मिनोलॉजी मैं कैसे याद रख सकता हूँ, याद होगी नहीं, तो प्रीवियस ईयर में जितने भी आपकी टर्मिनोलॉजी आई हुई है, मध्यकालीन भारत हो या फिर राजस्थान हो या फिर प्राचीन भारत हो, राजस्थान हो, तो उनमें जो भी टर्मिनोलॉजी आई है उनको आप एक जगह लिखना और उनको जरूर याद रखना उतनी को, ठीक है। इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हो। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को महंत प्यारेलाल हत्याकांड के लिए सजा हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले बीते 10 से 12 सालों में सिर्फ आरएएस के एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैं बात करूं कि राजस्थान के एग्जाम में, जितने भी राजस्थान के वनडे एग्जाम होते हैं उनमें लगभग प्रत्येक एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। महंत प्यारेलाल हत्याकांड की सजा किसे मिली थी, तो केसरी सिंह बारड जी को मिली थी। ये आपको याद होना चाहिए हर बच्चे को। केसरी सिंह बारड का जन्म 21 नवंबर 1872 को हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, भीलवाड़ा के शाहपुरा के समीप देवपुरा नामक एक गांव है वहां पर, जिसे बारड जी का खेड़ा भी कहते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह बारड के परिवार में हुआ था। केसरी सिंह बारड ने 1910 में गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। क्वेश्चन क्या बनेगा,
इतने लाइन से मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्या कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट पूछेंगे केसरी सिंह भारत के बारे में, जन्म पूछ लेंगे या फिर इनका जन्म स्थान पूछ लेंगे। दूसरा पूछेंगे क्वेश्चन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की। इसमें दो या तीन तरह से आपके ऑप्शन मिल सकते हैं। या तो ये दे देगा आपको कि दोनों नाम दे देगा, गोपाल सिंह खरवा दूसरा आपका केसरी सिंह भारत, केसरी सिंह भारत। इसके अलावा आपको एक दे देगा विजय सिंह पथिक, और ऑप्शन डी आपको दे देगा ए और बी दोनों। दूसरा क्या ऑप्शन दे सकता है, इनमें केसरी सिंह भारत दे दिया, आपको यही 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, आपको यही 4 ऑप्शन दे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दे सकता है। या फिर आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि मिलान वाले होते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं आपके कि मिलान कीजिए, तो उसमें क्या देगा कि आपको एक तरफ तो दे देगा संस्था, तो उसमें आपको ए बी सी डी इसे इस तरह 4 संस्था दे दी। उसके बाद आपको दे देगा संस्थापक, उसमें 1 2 3 और 4 संस्थापक दे दिए। अब आपसे पूछेगा कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो ए बी सी डी। ठीक है, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 1 3 2, इस तरह से कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछ सकता है वीर भारत सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें 1914 ईस्वी में बंदी बनाकर 20 वर्ष की सजा हुई। केसरी सिंह को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया। सन 1920-21 में वर्धा महाराष्ट्र में केसरी जी के नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा राजस्थान केसरी की स्थापना संस्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक। इसमें यही 4 ऑप्शन दे देंगे, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि राजस्थान केसरी के संस्थापक कौन है, राजस्थान केसरी के संस्थापक कौन है। या फिर राजस्थान केसरी कहाँ से संपादित किया जाता था, तो कहाँ से किया जाता था, वर्धा महाराष्ट्र से। राजस्थान केसरी की जो संपादन है वो कब से शुरू हुआ, कब प्रारंभ किया गया, 1920-21 में। ठीक है, 1922 ईस्वी में केसरी सिंह सहपरिवार कोटा आ गए। कोटा के गुमानपुरा स्थित मानक भवन में आज भी इनके परिजन रहते हैं। 14 अगस्त 1941 को केसरी सिंह की वर्धा में ही मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो इतने फैक्टों को आप लोग याद रखना। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को अब आप लोग लाइक करना, आपका फर्ज बनता है। आपको इतनी बातें जानने का मौका मिला है तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई बच्चा कंजूसी नहीं करेगा। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो कंजूसी नहीं करेगा बिल्कुल भी। आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है और अभी देखो आधे घंटे में वैसे तो हमने 5 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 5 की जगह हमने अब तक कितने कर लिए, 50 क्वेश्चन कर लिए। 5 की जगह 50 क्वेश्चन कर लिए इनडायरेक्ट रूप से। 50 क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से हो गए आधे घंटे में। और अगर आप लोग बोलो कि सर इस तरह से हमें नहीं पढ़ना, आप तो हमें फटाफट जो क्वेश्चन आए हैं वही बताइए, सिर्फ हमें उतना बताकर हमें फ्री कीजिए, मैं फटाफट वो भी करवा दूंगा। जैसे अभी 6 नंबर पहुंचे तो इसकी जगह 50 नंबर क्वेश्चन पर होते मैं फटाफट करवा के निकल जाऊंगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो राजपूताना के साथ अधीनस्थ संधि की बातचीत किसने की थी, चार्ल्स मेटकॉफ ने।
और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से 1823 तक। इन्होंने अधीनस्थ पार्थक्य नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अपने अधीन करने की नीति ये लेके आए थे, का क्रियान्वयन किया, जिसका उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और ब्रिटिश संप्रभुता को स्थापित करना। तो डायरेक्ट यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजी सरकार द्वारा लाई गई अधीनस्थ पार्थक्य नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। इसमें आपका जो भी 4 ऑप्शन देगा वो गलत नहीं होगा। तो उसमें एक लिखा होगा ब्रिटिश संप्रभुता। इसमें आपको देखने की सबसे अधिक सही कौन सा है, ये मैंने आपको करवाए भी है पिछले, आप मेरी क्लासेस देखना PYQs की, उसमें मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन करवाए हैं और दिखाया है कि इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। आपको देखना है कौन सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, दूसरी ओर देशी रियासतों भी पिंडारी व मराठों के लूटमार व उपद्रव से परेशान थी। इन समस्याओं से निजात पाने हेतु देशी राज्य भी अमेरिकों से, अंग्रेजों से संधि करना चाहते थे। ठीक है, अतः गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के आदेश पर दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ व कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से अंग्रेजों व रियासतों के मध्य 1817-18 ईस्वी के दौरान अधीनस्थ संधियां की गई। राजपूत राज्यों में अंग्रेजों के साथ सबसे पहले राज्य जिसने संधि की थी वो था करौली, और सबसे अंतिम जो था वो था सिरोही। ठीक है, आप अगर यहाँ तक पहुंच चुके हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सिरोही के साथ किस वर्ष संधि की गई थी। सिरोही के साथ कौन से वर्ष संधि की गई थी? अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। मैंने आपको एक अभी वीडियो ली थी थोड़े दिन पहले, राजस्थान का एकीकरण नाम से, राजस्थान का एकीकरण। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक श्रृंखला लेके आऊंगा जिसमें यह दिखाऊंगा कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वीडियो से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो उन्हीं श्रृंखला में ये पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो। मैं वो हालांकि श्रृंखला नहीं ला पाया अभी तक, मैं सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ, राजस्थान में जितनी भी एग्जाम हुई है उनके सभी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन आप आज की वीडियो में ये क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के एकीकरण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो आपकी उदयपुर नहीं थी, उदयपुर 25 मार्च 1948 तक का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, 25 मार्च 1948 को इसमें जोड़ा गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई। 25 मार्च 1948 को दक्षिण पूर्व की 9 रियासतें बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा एवं टोंक और एक ठिकाना कुशलगढ़ को मिलाकर राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण हुआ, जिसे पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। रियासती विभाग के सचिव PP मेनन ने दबाव के बावजूद मेवाड़, उदयपुर रियासत पूर्व राजस्थान संघ में शामिल नहीं हुई, क्योंकि रियासती विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार उसे पृथक रहने का अधिकार था। तो उदयपुर का कब शामिल किया गया? 18 अप्रैल को 1948 को। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव VP मेनन थे। मेनन साहब के प्रयासों से उदयपुर रियासत को पूर्व राजस्थान संघ में शामिल कर दिया गया और इसी के साथ राजस्थान का तीसरा चरण, एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ, जिसे संयुक्त राजस्थान संघ नाम दिया गया। मैंने आपको एकीकरण पढ़ाया तब बताया 18 मार्च 1948 में पहला चरण शुरू हुआ था, जिसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना किया शामिल हुआ। उसके एक हफ्ते बाद 25 मार्च को 1948 को 9 रियासत और एक ठिकाना। उसके बाद 18 मार्च से पूरे एक महीने बाद 18 अप्रैल को इन 9 रियासतों में एक रियासत उदयपुर भी जोड़ दी गई और टोटल अभी तक 18 अप्रैल 1948 तक
10 रियासत और एक ठिकाना शामिल था, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया, संयुक्त राजस्थान संघ। और जो 18 मार्च को हुआ था इसका नाम क्या रखा गया, मत्स्य संघ, ठीक है। अब त्याग भूमि के संपादक कौन है, हरिबाहु उपाध्याय, ठीक है। हरिबाहु उपाध्याय द्वारा 1927 ईस्वी में विजयादशमी के दिन त्याग भूमि नामक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित किया गया। त्याग भूमि प्रत्येक अंक 64 पृष्ठों का होता था। इसमें साहित्य एवं राजनीतिक संबंधी सामग्री प्रकाशित होती थी। इसके अलावा उपाध्याय जी ने औदुंबर और नवजीवन आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। तो त्याग भूमि की जगह क्या दे देगा, नवजीवन, नवजीवन पूछ लेगा इसका संपादन किसने किया, ठीक है। बुरांसा उज्जैन में जन्मे उपाध्याय जी ने 1925 ईस्वी में सस्ता साहित्य मंडल, 1927 में अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम तथा 1945 में ही अटुंडी में ही महिला शिक्षा सदन की स्थापना भी की थी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, गांधी आश्रम, चलो अच्छे से लिखता हूं राइटिंग, गांधी आश्रम की 1927 में कहां पर हरिबाहु उपाध्याय द्वारा स्थापना की गई। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा अटुंडी अजमेर, अटुंडी अजमेर, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर में जो आपको मिलान वाला क्वेश्चन बता रहा था, कूट वाला क्वेश्चन, मैंने एक आपको सभा बताई थी, उसमें आपको कि केसरी सिंह बारक ने किसकी स्थापना किस सभा की स्थापना की थी। तो इस तरह का क्वेश्चन हुआ आएगा। एक तरफ आपको जैसे मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिला, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मंदिर किस जिले में, कामेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर मंदिर, पीपला माता मंदिर और नीलकंठ मंदिर, अलवर, जोधपुर, झालावाड़, पाली। तो इसमें सबसे खूबसूरत बात इस क्वेश्चन की क्या होती है कि अगर आपको दो भी अगर ऑप्शन आपको पता हो अच्छे से, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही पता है, तो आप 100% इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। 2 की जगह अगर आपको ये हो कि चारों अगर नहीं पता, 3 क्वेश्चन पता है, तब तो 3 में तो 100% होगा ही होगा, फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। और लगभग क्वेश्चनों में 2 में भी हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप ये मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपको 2 ऑप्शन पता हो तो आपका आसानी से हो जाएगा। इन 2 ऑप्शन का कैसे पता हो, वो आप याद करोगे, रिवीजन करोगे तब पता होगा। चारों ऑप्शन पता होने की इसमें जरूरत नहीं है आपको, आप इसको एलिमिनेशन से कर ले जाओगे। जैसे कि इसका ऑप्शन आएगा ये, आपको पता हो कि कामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, पाली में, एज्यूम करते हैं आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ई भरना है। ऑप्शन ई नहीं भरेंगे तो आपको क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। पाली है तो इसमें क्या आएगा, कामेश्वर महादेव मंदिर, डी पाली में आ गया। तो जहां जहां एक में डी है वो हम लोग देख लेंगे, बाकी को कट कर देंगे। अब हमारा कितना काम हो गया, 50% का काम हो गया। अब हमें सिर्फ एक ऑप्शन और पता होने की जरूरत है। अब ये देखिए कि 4 में क्या आएगा, ए, 4 में क्या आएगा, ए, तो 4 का क्या हो गया, ए, ये हमें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब ये देखना है कि शीतलेश्वर मंदिर जोधपुर में है या झालावाड़ में है, पीपला माता मंदिर कहाँ पे। इन दोनों में अगर आपको कुछ पता हो तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। अगर इन दोनों में भी आपको एक नहीं आता तो राम भरोसे आपकी गाड़ी है, या तो आप तुक्का लगाइए। तुक्का लगाओ तो याद रखना कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ नेगेटिव मार्किंग है, और नहीं तो आपको क्वेश्चन छोड़ना होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से आपको एक भी पता हो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी प्रकार की। तो शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, झालावाड़ में। शीतला माता मंदिर कहाँ पे है, जोधपुर में, ठीक है।
देख लेते हैं थोड़ा। कामेश्वर महादेव मंदिर, यह है आहुआ। आहुआ कहाँ पे है? पाली में गोगा नदी के किनारे स्थित है। लगभग 1600 वर्ष पुराना किसका मंदिर है? शिव मंदिर का। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन यहां से, क्या बन सकता है? निम्नलिखित में किस नदी के किनारे कामेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक दे देगा गोगी नदी। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस नदी की जगह है, किस स्थान पर, किस स्थान पर कामेश्वर महादेव मंदिर। आपको चार राज्य दे देगा, पाली, यही ऑप्शन दे देगा, पाली, जोधपुर, झालावाड़। ठीक है, तो आपको इसमें बताना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब है शीतलेश्वर मंदिर, तो 689 ईस्वी में बनाया हुआ है। महामारू शैली में निर्मित शिव मंदिर है। यह भी शिव मंदिर है, शीतलेश्वर मंदिर शिव मंदिर है। आप एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं आपको क्वेश्चन आ जाए और इसमें पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से शिव मंदिर है या कौन से शिव मंदिर नहीं है, एक ट्रिक मैं आपको देता हूं। वो ट्रिक ये है कि जिस भी मंदिर के लास्ट में आपको ईश्वर मिलेगा, जैसे कामेश्वर हो गया, शीतलेश्वर हो गया, ठीक है, वो ईश्वर वाला जो मंदिर होगा वो 90 या वो 100% आप मान के चलिए, 99.99%, 100% की मैं तो गारंटी नहीं लूंगा, 99.99% वो मंदिर महादेव से संबंधित मंदिर है, शिव का मंदिर होगा वो। ठीक है, जिस भी मंदिर के आगे आपको ईश्वर मिल जाए वो शिव का मंदिर ही होगा 99.99%। महामारू शैली में है, शिव मंदिर है। कहाँ पे है? झालावाड़, झालार पाटन में, झालरा पाटन झालावाड़ में है। वहां पर चंद्रभागा नदी के तट पर है। यह मंदिर राज्य में स्थित तिथि अंकित मंदिरों में सबसे अधिक प्राचीन है, जिसे अर्धनारीश्वर प्रतिमा भी कहते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन बनेंगे, शहर पूछ लेगा या फिर नदी पूछ लेगा। पीपला या फिर इसको पिपलाद भी बोलते हैं। माता मंदिर कहाँ पे? पिपाड़, जोधपुर में है। और प्रतिहार कालीन ये मंदिर है। प्रतिहार काल का जो वंश था, प्रतिहार वंश, उस समय का मंदिर है। और नीलकंठ है, नीलकंठ आपको पता है महादेव जी को बोलते हैं, तो ये भी एक शिव मंदिर है। कहाँ पे? टहला, अलवर में है। और शिव मंदिर है जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक अजय पाल ने 1010 से पूर्व में करवाया था। विक्रम संवत है ये, विक्रम संवत 1010। इसमें नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। ठीक है, तो आज बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को रिवीजन करें, आपको जरूर मिलेंगे आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से एग्जाम। तो आप लोग यहाँ तक बने हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को अब लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो की लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। थैंक यू, बाय।